प्रिय प्रशिक्षकों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और अच्छे प्रकार से शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, ऐसी आशा विश्वास है। और जो भी वीडियो नोट्स दिया जा रहा है उसका अध्ययन करके अपने ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि कर रहे होंगे, ऐसी आशा विश्वास है। इसी आशा विश्वास के साथ आज हम आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन पे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे और शेड्यूल अनुसूची तक बात हुई थी। तो आज पुनः इस पे हम लोग इसका सारांश में इसका अवलोकन करके इसको देखेंगे, पुनः रिवीजन, और उसके पश्चात प्रश्नावली, साक्षात्कार, इन सारे टूल्स पर भी बातें होंगी। तो हम लोग चलिए बात करते हैं अनुसूची क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सारे अनुसूची के प्रकार हैं, इस सारे तरीके की अनुसूची होती है। अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार, दस्तावेज, अनुसूची, मूल्यांकन, निर्धारण, मापनी, ये सब अनुसूची के प्रकार हैं। अनुसूची में क्या होता है कि प्रश्नों का समूह होता है। इस प्रश्न को जो भी मूल्यांकन करता होता है उसके माध्यम से पूछता है और लोगों के उत्तरों को वह लिखता है, और जो भी प्रश्न में दिक्कतें आती हैं उसको संकेत करके उसको बताता है, उसको सरल रूप में कैसे समझा जा सकता है, इस बात को भी वह बताता है। कभी कभी वह स्वयं उत्तर को लिखता है, जो भी प्रश्न के माध्यम से उत्तर सामने से मिल रहा है उसको वह स्वयं लिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उत्तर देने वाला है वह भी उसको लिख करके उसको पूरा कर सकता है। तो दोनों प्रक्रिया है। तो इस तरीके से अनुसूची क्या है कि यह एक आंकड़े को इकट्ठा करने की, समंक की संकलन की एक बहुत ही अच्छा उपकरण है, जिसमें एक साथ एक समय में एक ही इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसको एक साथ कई मूल्यांकन करता इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई मूल्यांकन करता इसका एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और एक ही साथ बहुत सारे लोगों का भी इसके माध्यम से मूल्यांकन कार्य करना संभव होता है। तो इस तरीके से अनुसूची क्या है, हमने देखा कि अनुसूची समंक संकलन के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है और समंक संकलन करने के लिए इसको एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो विभिन्न सूचनाएं हैं उस सूचनाओं के संबंध में जानकारी भी इसके माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर सामान्यतः हम देखें तो अनुसूची की पूर्ति डाटा को एकत्रित करने के लिए व्यक्ति स्वयं करता है। मापनकर्ता उत्तरदाता से जो प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न को अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रश्न को स्पष्ट भी करता है तथा जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं उन उत्तरों को उस अनुसूची में लिखता चलता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुसूची की पूर्ति उत्तरदाता से भी कराई जाती है, यानी जो उत्तरदाता है उससे भी अनुसूची की पूर्ति कराई जाती है। उसको दे दिया जाता है और उसमें अपना उत्तर लिख के देता है। तो अनुसूची को औपचारिक तथा प्रमाणीकृत जांच कार्यों में प्रयुक्त करने की एक तरीके से एक गणनात्मक प्रविधि है और जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य होता है जो मात्रात्मक आंकड़े हैं, मात्रात्मक आंकड़ों के संकलन को बहुत व्यवस्थित एवं सुविधाजनक
बनाने में ये सहायता करती है। और अवलोकन तथा साक्षात्कार को, अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, उसको प्रमाणिक बनाने के लिए काफ़ी यह उपकरण काफ़ी क्या है, हेल्पफुल है, काफ़ी सहायक है। ये एक समय में किसी एक बात का ऑब्जर्वेशन या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अधिक बल देता है। एक समय में किसी एक बात के संबंध में जानकारी लेने में यह अधिक बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑब्जर्वेशन से जो प्राप्त जानकारियां हैं वह अधिक वस्तुनिष्ठ होती हैं, अधिक सटीक होती हैं, अधिक सही होती हैं। और अनुसूची काफ़ी सीमा तक अगर हम देखें तो एक प्रश्नावली के ही समान है। इसके समान है, एक प्रश्नावली के ही समान है। और इन दोनों में भेद करना सामान्यतः एक कठिन कार्य है। इस तरीके से अगर हम देखें तो अनुसूचियाँ बहुत उसके प्रकार हैं जो अपने दिख रहा है आपको सामने, जिसमें अवलोकन, दस्तावेज, साक्षात्कार, निर्धारण, ये सारे प्रकार। परंतु यहाँ यह चीज़ भी स्पष्ट करना उचित ही होगा कि ये अनुसूचियाँ परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः कैसे हैं, एक्सक्लूसिव हैं, अपवर्जित हैं। जैसे अगर देखें तो साक्षात्कार अनुसूची में अवलोकन का आधार पूर्ति किए जाने वाले पद से हो सकता है, यानी इसमें पूर्ति जैसी बातें भी होती हैं। अवलोकन अनुसूची व्यक्तियों अथवा समूहों की क्रियाओं, जो उसकी क्रियाएं हैं, तथा सामाजिक परिस्थितियों को जानने के लिए, जो भी सामाजिक सोशल कंडीशंस हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तरीके से एक समान आधार प्रदान करता है। अतः इस प्रकार की अनुसूची की सहायता से एक साथ बहुत सारे अवलोकनकर्ता एक रूपता के साथ बड़े समूह से संकलन, जो आंकड़े हैं प्रदत्त हैं, उन प्रदत्तों का संकलन कर सकता है। इस तरीके से साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग प्रमापीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड एंड अप्रमापीकृत में नहीं होता। प्रमापीकृत और अर्धप्रमापीकृत, इन दो प्रकार के साक्षात्कारों में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। और ये साक्षात्कार को प्रमापीकृत बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, काफ़ी सहायक साबित होते हैं। अर्धप्रमापीकृत तथा प्रमापीकृत साक्षात्कार की बातें हमने पीछे बताया है। दस्तावेज अनुसूची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दस्तावेज अनुसूची का प्रयोग व्यक्ति किसी के इतिहास के संबंध में, भूत के संबंध में जानकारी लेने के लिए दस्तावेज अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। समंक आंकड़े जो हैं भूत से संबंधित या जिनका संबंध इतिहास से होता है, उससे संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए दस्तावेज अनुसूची, दस्तावेज शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, उन्हीं पॉइंट को सम्मिलित किया जाता है जिसके संबंध में सूचनाएं विभिन्न व्यक्ति इतिहासों का अध्ययन करने के, विभिन्न जो व्यक्ति के इतिहास हैं उन इतिहासों का अध्ययन करने के लिए बनाई अनुसूची में उन्हीं बातों का, जो भी सूची बनाई गई है उसमें उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाएगा जो अध्ययन में सम्मिलित सभी बच्चों के जो व्यक्ति इतिहास है उनसे ज्ञात हो सकती है, जो कि उसमें सम्मिलित है। जैसे अगर हम देखें तो अपराध शुरू करने की आयु, माता पिता का शिक्षा स्तर, परिवार का सामाजिक आर्थिक अवसर, अपराधों की प्रवृत्ति, आवृत्ति, ये सारी चीज़ें दस्तावेज अनुसूची के माध्यम से
रिसर्चर को मिल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर्ता को मिल सकते हैं। ऐसे ही मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग एक साथ अनेक स्थानों पर संचालित जो समान प्रकार के कार्यक्रम हैं, उन समान प्रकार के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए, उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो यूजीसी द्वारा अनेक विश्वविद्यालयों में एक साथ संचालित होने वाले कार्यक्रम, उसकी योजना मूल्यांकन करने के लिए जो विभिन्न एकेडमिक स्टाफ हैं, कॉलेज के कार्यक्रम हैं, उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, उसको संकलित करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। फिर ऐसे निर्धारण अनुसूची का प्रयोग कब किया जाता है? निर्धारण अनुसूची का प्रयोग किसी के गुण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए ही निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है, अथवा अनेक गुणों की तुलनात्मक उपस्थिति, उनका कंपैरिजन किया जाता है। तुलनात्मक उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण अनुसूची वास्तव में निर्धारण मापनी का ही एक रूप है। अगर हम देखें तो निर्धारण अनुसूची या रेटिंग शेड्यूल रेटिंग स्केल का ही एक तरीके से एक रूप है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये विभिन्न अनुसूची का प्रयोग कहाँ पे, किस प्रकार से, कैसे किया जाता है। इसको हमने एक उदाहरण के माध्यम से भी बताने की कोशिश की। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, आप लोगों को समझ आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं साक्षात्कार, प्रश्नावली। दूसरा प्रकरण क्या है? प्रश्नावली पे हम लोग बात करते हैं। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली क्वेश्चन है। प्रश्नावली को इंग्लिश में क्वेश्चनर कहते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग इसमें क्या होता है कि जैसे नाम से इसमें प्रश्नों का समूह होता है। प्रश्नों का एक समूह होता है जो विभिन्न सूचनाओं से संबंधित होते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, यानी प्रश्नों का समूह होता है। क्या होता है इसमें? प्रश्नों का एक समूह होता है, और प्रश्नों के समूह के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं नई सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अनेक सूचनाओं को यह मूल्यांकन करता स्वयं व्यक्ति के साथ जाकर के उससे ले सकता है, या डाक के माध्यम से भी प्रश्नावली को भेज करके लोगों के मत को जान सकता है, लोगों के अभिमतों को जान सकता है, और इस तरीके से वह डाटा के संकलन में, पदार्थों के संकलन में करने में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से पदार्थों का संकलन किया जाता है। इसमें प्रश्नों का एक समूह होता है, जिसे जो उत्तरदाता होता है, उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और वह
उनका उत्तर देता जाता है। प्रश्नावली प्रमाणीकृत जो साक्षात्कार है, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू है, उसका एक लिखित रूप है। उसका क्या है? लिखित रूप को ही प्रश्नावली कहा जाता है। उसमें क्या होता है, पहले से ही प्रश्नों का समूह बना लिया जाता है, कब प्रश्न किस स्थिति में किस क्रम में पूछने हैं, इस सब की एक तरीके से योजना प्लानिंग बना ली जाती है। वो कैसा होता है? लिखित रूप। तो प्रमाणीकृत साक्षात्कार का एक तरीके से प्रश्नावली लिखित रूप है। और साक्षात्कार में एक एक करके प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरदाता उस प्रश्न के उत्तर देता जाता है, तथा उत्तर भी कैसे देता है? मौखिक रूप में ही देता है। लेकिन प्रश्नावली प्रश्नों का एक व्यवस्थित संचयन होता है, प्रश्नों का एक व्यवस्थित संकलन होता है, संचयन होता है। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है। प्रश्नावली एक साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको एक एक करके बांटा जा सकता है, जिससे कम समय में, इसमें समय भी कम लगता है, इसमें खर्च भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है, और कम समय कम व्यय में और कम समय में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। इसलिए एक तरीके से बहुत ही सरल मितव्ययी उपकरण है और जल्दी से ही डाटा का संकलन भी हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति के पास डाक के द्वारा भेज दीजिए एक साथ, और वो सब उत्तर उसका लिख करके भेज सकते हैं। प्रश्नावली तैयार करते समय कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका भी ध्यान रखना चाहिए, उन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्नावली के साथ मुखपत्र, यानी प्रश्नावली में क्या क्या है, कैसे उसका उत्तर देना है, किस रूप में देना है, ये सारे निर्देश के रूप में वहाँ पे नोट के रूप में वहाँ लिख देना चाहिए। कवरिंग लेटर उसके साथ अवश्य होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए, जिससे प्रश्नावली को प्रशासित करने में के उद्देश्य से उसको स्पष्ट किया गया है, किस उद्देश्य के कारण ऐसा लिया जा रहा है, वो सारी बातें उसमें होनी चाहिए। प्रश्नावली के प्रारंभ में आवश्यक जो भी निर्देश हैं वो भी देने चाहिए, जिनसे उत्तर को अंकित करने के लिए एक मेथड पता हो जाए। प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्न आकार की दृष्टि से छोटे हों और बोधगम्य हों, सरल हों, इसका भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही विचार, केवल एक ही सूचना को प्रस्तुत किया जाना संभव हो, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। प्रश्नावली में जो प्रयुक्त तकनीकी शब्द हैं, उन तकनीकी शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी उत्तरदाता है उसको उसका अर्थ ही ना पता चले, तो उसको भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों में एक साथ दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग नहीं करना है, 2 बार नकारात्मकता का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे भी प्रश्नों से बचना चाहिए। या प्रश्नावली का निर्माण करते समय इन बात का भी ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देने में उत्तरदाता को सरलता महसूस हो, आसानी हो, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्नों के उत्तर का स्वरूप इस प्रकार से हो कि उसमें कहीं कोई संशय न हो, कहीं कोई उसमें किसी भी प्रश्न के 2 उत्तर न हो, इस बात का भी ध्यान अवश्य होना चाहिए। और उसका प्रश्न इस तरीके से हो कि उसका सांख्यिकी विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण भी किया जा सके, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। प्रश्नावली बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम हो, सामान्य रूप से हो। तो इस तरीके से प्रश्नावली प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी, आमने सामने भी जाके उसका प्रशासित किया जा सकता है, तथा डाक से भेज करके, डाक द्वारा भेज करके भी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उत्तर प्रदान करने के आधार पर प्रश्नावली अगर देखें तो 2 प्रकार की हो सकती है। उत्तर प्रदान करने के आधार प्रश्नावली भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिबंधित प्रश्नावली और मुक्त प्रश्नावली। प्रतिबंधित और मुक्त। पहली क्या है? प्रतिबंधित प्रश्नावली और दूसरा मुक्त प्रश्नावली। मुक्त प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली क्या है?
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिबंधित प्रश्नावली वह है जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, उन्हीं में से आपको उत्तर देना होता है। जैसे कोई प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4। अब उसमें से इन चारों में से किसी एक पे आपको उत्तर देना है। उन चारों में से जो भी आपको सही लगे उसी को आपको ठीक करना है। तो इसमें प्रतिबंध हो गया कि आप इसमें अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो उत्तर दिया है उन्हीं में से जो आप समझते हैं सही उसी को आपको लिखना है। तो इस तरीके की प्रश्नावली जो होती है उसको कैसे कहते हैं? प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें कंडीशंस होते हैं, इसमें आपको स्वतंत्रता नहीं होती है, इसके आधार पर इसका उत्तर देना होता है। जबकि मुक्त प्रश्नावली में ऐसी कोई बातें नहीं होती है, इसमें आप अपना विचार, अपना भाव, अपनी बात को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विकल्प आपके सामने नहीं होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुक्त प्रश्नावली। इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न में अपना विचार, अपना भाव दे दीजिए। इसमें अलग अलग लोगों के एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो उत्तर दिए हैं उन्हीं में से ही आपको देना है। तो इस प्रकार की प्रतिबंधित प्रश्नावली हो गई है, मुक्त प्रश्नावली हो गई। तो प्रशासन करने के आधार पर प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है, प्रतिबंधित और मुक्त प्रश्नावली। तो इसमें क्या आता है कि जबकि मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली में जो भी उत्तर दिए गए उनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है, जबकि जो मुक्त प्रश्नावली है उसमें उत्तरदाता को अपने शब्दों में अपने विचार, अपने भाव देने के लिए वह स्वतंत्र होता है। इस प्रश्नावली के दोनों ही प्रकार में प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्नावली ऐसी होती है जिसमें दोनों ही प्रकार के प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्नावली ऐसी होती है जिनमें दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कुछ विकल्प टाइप के भी प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्नावली को क्या कहते हैं? मिश्रित प्रश्नावली। ऐसे प्रश्नावली क्या कहते हैं? मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें दोनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है, यानी इस प्रकार के प्रश्नों का और इस प्रकार के प्रश्नों का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुक्त प्रश्नावली यानी जिसमें विचार व्यक्ति दे सकता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं। तो जहाँ पे दोनों प्रकार के, जिस प्रश्नावली में इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को दिया जाता है उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित प्रश्नावली। तो मिश्रित प्रश्नावली भी होती है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपके 3 हो गए, प्रतिबंधित, मुक्त और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, तो हमने देखा प्रश्नावली में क्या क्या होता है, कैसे उसका प्रशासन किया जाता है, क्या क्या बातें होती हैं। सरलता की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, मितव्ययी, धन की दृष्टि से मितव्ययी है, सरल है, आसान है, एक साथ बहुत सारे व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित, प्रतिबंधित और मुक्त प्रश्नावली। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं निर्धारण मापदंड, रेटिंग स्केल क्या है। रेटिंग स्केल के संदर्भ में हम लोग देखते हैं रेटिंग स्केल क्या है। रेटिंग स्केल निर्धारण मापदंड। निर्धारण मापदंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिंग रेटिंग स्केल क्या है? निर्धारण मापनी। इसमें क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का निर्धारण करना, किसी गुण का निर्धारण करना। निर्धारण मापनी में किसी व्यक्ति के जो गुण हैं, उनके जो क्वालिटी है, उसका गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है। कैसा विवरण प्रस्तुत करना होता है? गुण का गुणात्मक विवरण। जो व्यक्ति का गुण है ना, व्यक्ति है,
व्यक्ति का गुण है और व्यक्ति के गुण का गुणात्मक है। व्यक्ति के गुण का कैसा अध्ययन होता है? गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन यहाँ पे आपको समझना है, व्यक्ति है, व्यक्ति के कुछ गुण है और उस व्यक्ति का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। निर्धारण मापने की सहायता से व्यक्ति में उपस्थित जो भी उसके अंदर गुण उपस्थित है उस गुणों की कितनी सीमा है अथवा उसमें कितनी गहनता है, इसको आवृत्ति को मापने का प्रयास निर्धारण मापनी के द्वारा इस उपकरण से किया जाता है। निर्धारण मापनी में उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत होते हैं। उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंटों में से ही अपनी बात को उत्तरदाता को देना होता है। और ये संकेत कम से अधिक अथवा अधिक से कम के सातत्य में होते हैं। कैसे होते हैं? आरोही या अवरोही आप समझ लें, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कम से अधिक और अधिक से कम के सातत्य में होते हैं, यानी उसके क्रम में ही होंगे। ऐसा नहीं हो कभी कम हो कभी अधिक हो कभी मिश्रित हो, ऐसा नहीं है। या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा। इस तरीके से कम से अधिक अथवा अधिक से कम के रूप में क्रमबद्ध रहते हैं। और जो भी उत्तरदाता है उसको मापे जाने वाले गुण के आधार पर, उसके किस गुण का मापन करना है उस गुण के आधार पर संकेतों में से किसी एक ऐसे संकेत का चयन करना होता है। उन जो भी संकेत हैं, चाहे 3 पॉइंट का हो, 5 पॉइंट का हो, 7 पॉइंट का हो, इनमें से किसी ऐसे संकेत का चयन करना होता है जो छात्र में उपस्थित उस गुण की सीमा को व्यक्त कर सके, उसको प्रकट कर सके, उसको अभिव्यक्त कर सके। निर्धारण मापनी में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। निर्धारण मापनी में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें चेक लिस्ट हो गए, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, स्थानिक मापनी, बाह्य चयन मापनी, ये बहुत सारे निर्धारण मापनी है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं। इसमें आपका चेक लिस्ट हो गया, चेक लिस्ट हो गया, आंकिक मापनी, आंकिक ग्राफिक और स्थानिक क्रमिक, और बाह्य चयन तो इस तरीके से ये सारे चेकलिस्ट निर्धारण मापनी के प्रकार हैं, जिसका ही प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है, अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी किसी व्यक्ति में कौन सा गुण उपस्थित है, कौन सा गुण उपस्थित नहीं, तो इस चीज का जब ज्ञान करना होता है, इस चीज की जब जानकारी लेनी होती है, तब जिस उपकरण का, जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे चेक लिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चेक लिस्ट कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति में इस बात का चयन करना होता है कि इस व्यक्ति में अमुक गुण है, अमुक गुण उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है, जब इस बात की जानकारी लेनी होती है तो जिस निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है उसे चेक लिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चेक लिस्ट कहते हैं। चेक लिस्ट में कुछ कथन दिए होते हैं, जो गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करते हैं, उसको संकेतित करते हैं। निर्णायक को कथनों के सही या गलत होने की स्थिति को सही या गलत के किसी एक में सही का चिन्ह लगा करके बताना होता है। तो निर्णायक के उत्तरों के आधार पर, जो भी है उसके उत्तरों के आधार पर यह पता लग जाता है कि उसके अंदर कौन सा गुण मौजूद है, कौन सा गुण उसके उपस्थित है और कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो आंकिक मापनी में ये तो हो गया, चेक लिस्ट में इस तरीके से किया जाता है। आंकिक मापनी में क्या किया जाता है? आंकिक मापनी में या न्यूमेरिकल स्केल में जो भी दिए गए कथन है, उन कथनों में
हाँ या नहीं के रूप में। उत्तर कैसे होते हैं? हाँ या नहीं, यस और नो के रूप में उत्तर नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? इसमें प्रत्येक कथन के लिए कुछ बिंदु होते हैं। प्रत्येक कथन के लिए कुछ बिंदु, जैसे 3 बिंदु, 5 बिंदु, 7 बिंदु। इन बिंदु पर कथन के प्रति जो भी प्रयोग करता है उसकी सहमति या असहमति की सीमा को ज्ञात किया जाता है। सहमति और असहमति की, सहमत है कितना सहमत है, अधिक सहमत है कि असामान्य सम्मत है कि औसत सहमत है कि असहमत है। तो इस तरीके से उसमें कितनी मात्रा में गुण कौन से उपस्थित है, उसकी क्या सीमा है, इसको ज्ञात किया जा सकता है। और इस प्रकार से निर्धारणकर्ता से प्रत्येक कथन के प्रति उसकी सहमति या असहमति की सीमा को इसके माध्यम से न्यूमेरिकल स्केल के माध्यम से जाना जा सकता है, परखा जा सकता है। तथा इन सबका योग करके गुण की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। गुण की मात्रा क्या किया जाता है? ज्ञात कर लिया जाता है। ऐसे ही ग्राफिक मापनी में क्या होता है? ग्राफिक मापनी में आंकिक मापनी के ही इक्वल होता है, समान होता है। अंतर इसमें यह होता है कि इसमें सहमति एवं असहमति की सीमाओं को कुछ बिंदुओं से प्रकट न करके, इसमें कुछ बिंदु जैसे उसमें आंकिक मापनी में कुछ बिंदु होते थे, ऐसे यहाँ कुछ बिंदु ना हो करके क्या होता है? यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा जिसे एक ऐसे होता है कि रेखा खींच देते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं जिसे उस गुण की मात्रा को उसमें अंकित करना होता है और उस क्षैतिज रेखा पर निर्णयकर्ता द्वारा लगाए गए निशान की स्थिति के आधार पर गुण की मात्रा का ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही क्रमिक मापनी में क्या किया जाता है? क्रमिक मापनी में जो भी निर्णय करता है उससे किसी गुण की मात्रा के विषय में जानकारी न लेकर के अनेक गुणों को क्रमबद्ध कराया जाता है। जो अनेक गुण हैं उसको सिस्टमेटिक क्रमबद्ध नियोजित किया जाता है। व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा के आधार पर उसमें जो भी गुण है उसी गुण की जो मात्रा है उस उपस्थिति गुण की मात्रा के आधार पर इन गुणों को क्रमबद्ध किया जाता है। कभी कभी इस मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुएं, है ना, बहुत सारी वस्तुएं या जो भी है उसके वस्तुओं का समूह है उसको गुणों के सापेक्षिक महत्व को भी जाना जा सकता है। और स्थानिक मापनी में क्या होता है? स्थानिक मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुएं, जो भी अलग अलग वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, कथन हैं, को किसी समूह के विशेष संदर्भ में, को किसी समूह के सामान्य संदर्भ में नहीं बल्कि विशेष संदर्भ में स्थान सूचक मान जैसे दशांक हो गया, शतांक हो गया आदि प्रदान किए जाते हैं। इनको अलग अलग अंक दिए जाते हैं। और बाह्य चयन मापनी में प्रत्येक प्रश्न के लिए बाह्य चयन मापनी जो होती है उसमें क्या करते हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं और व्यक्ति को इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना पड़ता है। इन 2 या अधिक उत्तरों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य चयन मापनी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा अभी इसमें कि कैसे निर्धारण मापनी में क्या है, निर्धारण मापनी कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने ये प्रमुख है सबके बारे में बताया कि आंकिक मापनी का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, ग्राफिक मापनी का प्रयोग कैसे किया जाता है, चेकलिस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है, बाह्य चयन मापनी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में हमने बताया। प्रश्नावली के बारे में हमने बताया, प्रश्नावली क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, कितने प्रकार की प्रश्नावली होती हैं। ऐसे हमने शेड्यूल के बारे में बताया, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के कौन कौन से प्रकार हैं। 3 सारे उपकरणों के, यानी आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में 3 उपकरण के बारे में जाना, शेड्यूल, क्वेश्चनायर और रेटिंग स्केल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा जानकारी जो भी सामान्य रूप से होनी चाहिए हमने दिया है। इसके लिए हमें नोट्स भी भेजा है, आप देखेंगे नोट्स भेजा जा चुका है। इस पर हम अभी क्लास भी लाइव क्लास में भी जो होंगे तो आप वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और जो भी नोट्स भेजा गया है उसको आप पढ़ेंगे। और इस दोनों के माध्यम से हमें लगता है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी आपको
आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, आपको कोई शंका संदेह कोई प्रश्न आपका है, तो चूँकि ये चीज़ें तो लाइव क्लास में ही दूर हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और हम उसको अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे जो भी अभी उपकरण बच रहे हैं, है ना, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तब तक ठीक है, आप लोग ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए और ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग की कोई चीज़ें संभव नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, तो आपके लिए भी उपयोगी है और आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी और इससे हमको भी एक तरीके से फीडबैक मिलेगा। तो आपको अच्छा लगे आपको तो आगे भी इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और नहीं आपको पसंद है तो उसमें भी आप कमेंट के माध्यम से कुछ बातें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अपना कोई सुझाव है तो उसको भी आप दे सकते हैं। आपका सुझाव स्वागत योग्य रहेगा, उसका देखा जाएगा कि कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इन सब पर भी विचार किया जा सकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ हम आज अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, जो भी आपको समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं और दिक्कतों को आप जो भी लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लास के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग इतनी देर तक देखें, अंत तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः आप सभी को